तो समवन सेड कि डॉक्टर किरण से बात हो सकती है क्या. देन माई मदर टोल्ड मी लेटर कि योर फादर गॉट इमोशनल एट दैट मोमेंट एंड ही हैड टीयर्स. तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है आपके नाम के आगे डॉक्टर है. मैम हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि पीएचडी इज़ अ रोलर कोस्टर राइड. आई थिंक नोबडी एवर कम्स इन से इट्स वेरी इजी, इट्स एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. नो, तो हर कोई ये कहता है इट्स अ रोलर कोस्टर. तो दैट मीन्स यूनिवर्सिटी के लोगों को भी पता है इट्स अ रोलर कोस्टर. तो कहते हैं ना मैम, एक है गोल्ड, एक है डायमंड. नोबडी विल एवर गो फॉर गोल्ड जब अगर आपको डायमंड दिख रहा है. तो मैं कई बार ये स्टोरी अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर मैं इस लेवल पर आ सकती हूँ जिसको कुछ नहीं पता था, बस चल दिए हैं घर से, तो आई थिंक कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कर सकता. तो जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना कि मैम पीएचडी के लिए तो अप्रोच चाहिए होती है स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो टू मेक इट क्लियर टू ऑल दो स्टूडेंट्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अप्रोच. इफ़ यू हैव कैलिबर, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, आप सब्जेक्ट से, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने प्रपोजल बनाया था, मैं उसको एक एक वर्ड मुझे पता था कि कुछ भी मतलब कहीं से भी पूछ लो, मुझे पता है कहाँ से लिया है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया. Hey everyone, welcome to another podcast and welcome to Textbook Super Coaching. लास्ट पॉडकास्ट हमने अश्वनी सर के साथ किया था जहाँ पे हमने यूजीसी के अराउंड और असिस्टेंट प्रोफेसर के अराउंड जो भी हमारी क्वेरीज थी उनको हमने सॉर्ट किया था. उसके बाद एक अगला स्टेप आता है कि मैम पीएचडी का कितना क्या रेलिवेंस है, पीएचडी हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो आज हम पीएचडी वाले इशू को लेके ही फिर से एक अनदर पॉडकास्ट आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं. और आज हमारे साथ हैं हिना मैम. वेलकम मैम, जिनका हमारी टीचिंग करियर में मैम का 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. 8 साल का. पहले मैम ने अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है. तो आज हम मैम से वही सारे क्वेश्चंस के बारे में पूछेंगे कि मैम पीएचडी कर चुकी हैं एंड मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो हम दोनों का ही एक्सपीरियंस किस तरीके से बच्चों को आगे हेल्प कर सकता है. सो विल स्टार्ट विद दैट. मैम टू स्टार्ट विद, पहले तो आप ये बताइए कि पीएचडी जैसे आपने किया हुआ है तो हाउ मच इट हेल्प्स यू इन योर करियर, और कितना सिग्निफिकेंट है पीएचडी को कर लेना. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मास्टर्स कर लिया है, नेट कर लिया, जेआरएफ कर लिया एंड दैट्स इट, उसके बाद पीएचडी का कोई रेलिवेंस नहीं, अप्रोच चाहिए, ये चाहिए, और उसके बगैर भी आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो ये कितना एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है पीएचडी? मैम मैं पहले तो एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि पीएचडी जो है ना, मतलब इट्स, उसके लिए ना कोई रीज़न नहीं चाहिए. एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके नाम के आगे आता है डॉक्टर. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि हमें पीएचडी करनी चाहिए. मतलब मुझे नहीं लगता कि एनी ऑफ द रीज़न दैट आई वुड गिव वो इससे ज़्यादा मतलब अच्छा होगा. बिकॉज द मोमेंट समबडी कॉल्स यू डॉक्टरेट एंड द मोमेंट समबडी सेज डॉक्टर है ना, तो आपके अंदर वो एक अजीब सा एक वो एक ग्लो आता है जो मतलब आपको मतलब नेचुरल ग्लो मिलता है कि मतलब यार हमारे नाम के आगे डॉक्टर है. एंड द मोमेंट योर पेरेंट्स सी दैट ना मैम, वो खुशी का तो कोई, इट्स इररिप्लेसेबल आई विल से. मतलब आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन मेरी कोविड था मैम, जब मेरी पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई थी, तो हमारी जो कॉन्वोकेशन थी वो भी ऑनलाइन हुई थी. सो आवर डिग्री वॉज पोस्ट बाय कोरियर आया था. एंड द मोमेंट मेरी डिग्री आई थी तो आई टुक इट टू माई फादर कि पापा देखो मेरी पीएचडी की डिग्री फाइनली आ गई, बिकॉज कोविड की वजह से वो काफ़ी डिले हुआ. एंड द मोमेंट ही सॉ इट, ही टुक इट टू, मंदिर ले गए वो कहते कि तू यहाँ रख दे, इतनी मुश्किल से ये पूरा हुआ है. एंड आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग इंट्रिंसिक मैम. उसके लिए ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर जेआरएफ तक आ चुके हैं तो आई थिंक दे शुड गो फॉर पीएचडी. तो ये तो एक हुआ कि मैम द प्राइड दैट यू हैव इन योर नेम, वो तो एक चीज़ है. दूसरी एक चीज़ है मैम, मैंने कहीं मतलब अपनी ही यूनिवर्सिटी में अपने ही जो कहते हैं ना टीचर्स हैं उनसे सुना था कि आपका नाम आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है, लेकिन उसके आगे डॉक्टर लगाने का जो काम है ना वो आपका है, वो आपकी मेहनत करेगा. सो इफ़ यू हैव दैट डेडिकेशन टू ग्रो इन योर लाइफ, इन योर करियर, देन यू शुड गो फॉर पीएचडी. नाउ कमिंग टू इसको अकेडमिकली हम कैसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक अगर बच्चे जैसे न्यू यूजीसी का ड्राफ्ट है, अगर उन्होंने उसको प्रॉपरली रीड भी किया है ना मैम, तो आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है या तो 4 ईयर की यूजी कीजिए या फिर आप साथ में नेट क्लियर कर लीजिए या पीएचडी. एंड अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप नेट कर सकते हो. तो मैम बट अब नेट में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं पीएचडी स्कोर आ रहा है जो कि यूनिवर्सिटीज़ काउंट कर रहे हैं. तो अगर आने वाले टाइम में हम देखें, आप भी, अगर मैं XYZ एनी स्टूडेंट इज़ ऑल्सो समबडी हु इज सिटिंग इन द यूनिवर्सिटी, एक बच्चे के पास नेट है, एक के पास पीएचडी एंड नेट दोनों है, तो मैम ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं इट विल इम्पैक्ट. ह्यूमन कैपिटल थ्योरी भी हमारा ये कहता है कि हाँ आपका टैलेंट और एजुकेशन सिस्टम में जितनी डिग्री आप ले रहे हो कहीं ना कहीं आपका कैलिबर इम्प्रूव हो रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम,
ये तो हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, बट लाइफ विल नॉट स्टॉप एट असिस्टेंट प्रोफेसर, यू हैव टू मूव टूवर्ड्स एसोसिएट देन प्रोफेसर. तो पीएचडी के बिना आई थिंक दैट प्रमोशन भी आपका जो है वो रुक जाएगा. भले ही आप इस सेटअप में एंटर हो जाओगे, बट ग्रेजुअली जब आप सेटअप में आ जाओगे, ऐसा बहुत कुछ है जो पेपर्स पे नहीं दिखता. सो आई थिंक वहाँ पर फिर आपका प्रमोशंस हैं, इंक्रीमेंट्स हैं, वो भी बहुत इम्पैक्ट होता है इफ़ यू आर इनरोल्ड इन पीएचडी और इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर पीएचडी. आप ही वाले इंसिडेंट से जो आपने बोला, मुझे भी एक इंसिडेंस याद आ रहा है. आई हैव टू नॉट अभी कंप्लीटेड माय पीएचडी, आई एम स्टिल इनटू इट, बट स्टिल अभी किसी दिन यूनिवर्सिटी से माय फादर गॉट अ कॉल एंड समवन सेज डॉक्टर किरण है क्या, बिकॉज आई मतलब मैंने जॉब किया है वहाँ पे, तो दे डिडंट नो कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है. तो समवन सेड कि डॉक्टर किरण से बात हो सकती है क्या. देन माय मदर टोल्ड मी लेटर कि योर फादर गॉट इमोशनल एट दैट मोमेंट एंड ही हैड टीयर्स. तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है आपके नाम के आगे डॉक्टर. अभी तो आप इन कोर्स हो तो आपको वो पता है कि वो मतलब आई थिंक आप बच्चों को बता पाओगे कि वो जो एक मतलब वो नाम डॉक्टर किरण के लिए आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो. तो वही मैम, मतलब आप बच्चों को ये समझा सकते हो कि वही एक रीजन है कि आपको करना ही करना है. और ये आप भले ही एपीआई खत्म हो जाए या कुछ भी चीजें हो जाए, बट जाहिर सी बात है आपने कुछ चीजें मोर अचीव की हैं अदर देन अदर, मतलब बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. तो दैट मैटर्स. जब भी कोई आपका सीवी देखेगा, यू हैव डन योर पीएचडी, यू हैव डन योर जेआरएफ, यू हैव डन योर नेट, सो दैट मैटर्स. वो चीजें मैटर करती हैं. और मैम हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि PhD is a roller coaster, right? I think nobody ever comes and say it's very easy, it's everybody's cup of tea. No. तो हर कोई ये कहता है it's a roller coaster. तो that means यूनिवर्सिटी के लोगों को भी पता है it's a roller coaster. तो कहते हैं ना मैम, एक है गोल्ड, एक है डायमंड. Nobody will ever go for gold जब अगर आपको डायमंड दिख रहा है. Similarly यूनिवर्सिटी नो कि अगर ये PhD करके आया है, XYZ चाहे प्राइवेट से करके आया, चाहे गवर्नमेंट से करके आया है, बट वो करके आया है, that means they have some extra edge. उनके अंदर वो एक अलग एक कैलिबर भी है, एक पेशेंस है. मतलब आई थिंक यू हैव टू स्टे वेरी काम ड्यूरिंग योर पीएचडी. ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं मैम कि आपका मन करता है आई जस्ट थ्रो आउट एवरीथिंग, मतलब फेंक दूँ मैम. मुझे आज भी याद है, मतलब मेरी गाइड ने लिटरली, जैसे मैम ये पेपर्स है ना, आई टुक ऐसे मैम कम से कम होंगे 30-40 पेजेस एंड आई वेरी नाइसली आई बाइंडेड देम, और मतलब उनको ना पैक किया हुआ था फाइल में कि आई विल शो हर एवरीथिंग. एंड आई वाज वेरी हैप्पी द मोमेंट आई एंटर्ड इनटू हर केबिन कि आज मैं कुछ करके जा रही हूँ. और मतलब मैं अपने आप में बड़ी प्राउड फील कर रही थी कि आज तो मैं कुछ करके लेके गई हूँ. मैम जस्ट आई हैंडेड ओवर द पेपर. आई डोंट नो उनका मूड खराब था या क्या इशू था. शी जस्ट शी जस्ट स्किम्ड द पेजेस एंड उन्होंने ऐसे करके फेंक दिया मैम. एंड आई वाज स्टैंडिंग इन बिटवीन और ऊपर मतलब ऐसा लगा था बारिश हो रही है उस केबिन में, वो भी इन पेपर्स की. एंड वो खुशी मेरी आंसू में बदल गई. आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज सो ह्यूमिलिएटिंग, इट वॉज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी टू स्टैंड. एंड सबसे बड़ी बात थी मैम, आई वॉज ऑल्सो एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट यूनिवर्सिटी. तो आई वॉज जस्ट लाइक कि कोई बच्चा देख तो ना ले कि मेरी भी इतनी डांट पिटती है. बिकॉज आपका भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि आपने जहाँ से पीएचडी किया है, यू वर डूइंग जॉब देयर एमिटी यूनिवर्सिटी में. एंड माई ऑल्सो टीचिंग एक्सपीरियंस स्टार्टेड फ्रॉम CUH एंड आई एम ऑल्सो परसुइंग माई PhD फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा. तो मेरे साथ में बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं. आई एंटर्ड इनटू माय गाइड रूम्स एंड देयर वर मास्टर स्टूडेंट्स एंड आई वाज स्केयर्ड कि कुछ अभी ऐसा ना बोल दे, कभी कुछ ऐसा ह्यूमिलेटिंग ना. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. कमिंग टू दैट मैम, आपने जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ. तो अगर मैं उस एक्सपीरियंस की बात करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को होता है कि मैम व्हेन यू थिंक अबाउट PhD तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना चाहिए? मैम बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो हर किसी का सपना होता है कि यार बस दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच जाए. तो ग्रेजुएशन वगैरह करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी सब कंप्लीट किया. आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली मैम. तो मेरी फैमिली में आई थिंक एवरीबडी इज इनटू बिजनेस. तो ऐसा था ही नहीं कि बच्चे को पढ़ना है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है. और आई नेवर न्यू अबाउट PhD. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब ग्रेजुएशन में आई गॉट टू नो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं. ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे पता लगा एक आई वॉज मोर इंक्लाइंड इन टू दी इस फील्ड में मेरा था. मतलब बचपन से ही आई यूज टू बिहेव लाइक अ टीचर. बट क्या हुआ, मैं बिलोंग करती हूँ साइंस स्ट्रीम से. सो जनरली आई डिड माई BSc MSc मैथमेटिक्स. तो देन मुझे ऐसा लगा, आई गॉट एडमिशन. मैंने 2 फॉर्म्स भरे मैम, एक भरा B.Ed का, एक भरा MBA का. सो मेरा दोनों जगह सिलेक्शन हुआ. बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई स्टूड फॉर
फॉर माई सेल्फ एंड मैंने कहा मैं MBA नहीं करूँगी, डिस्पाइट ऑफ वन ऑफ द फैक्ट्स कि मैम MBA में आपकी सैलरी इज़ मच हायर अगर मैं कंपेयर करूँ टीचिंग सेक्टर से. देन मैंने B.Ed करा तो मुझे मालूम चला कि एक CTET पेपर होता है, वो दे दो तो उससे शायद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है. सो आई वेंट फॉर दैट एंड तब मुझे पता लगा कि यार आई वॉज अ टॉपर फॉर B.Ed इन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में. तब मुझे मालूम चला कि हम M.Ed करके नेट का एग्ज़ाम देके वी कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो मैंने वहाँ पर पहली बार नेट अटैम्प्ट करा तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में इट वाज जस्ट उस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा JRF नहीं हुआ था. तो तब भी आई वाज वेरी नॉर्मल मैम. मेरे को लगा यार ये क्यों रो रहे हैं JRF के लिए. देन आप मतलब कहते हैं ना आप बस निकल पड़े हो, आपको नहीं पता अगली मंजिल क्या, अगला ठिकाना क्या है. तो मुझे मेरी टीचर ने बोला बेटा JRF नहीं करोगी तो फेलोशिप नहीं मिलेगी. एंड देन शी एक्सप्लेन्ड मी कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस फेलोशिप एंड इसका क्या बेनिफिट है. तो मैं कई बार ये स्टोरी अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर मैं इस लेवल पर आ सकती हूँ जिसको कुछ नहीं पता था, बस चल दिए घर से, तो आई थिंक कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है. बट ये है कि आपके पास राइट गाइडेंस हो. तो फिर मेरी टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया, आई गिव द सेकेंड अटैम्प्ट, तो मेरा JRF हो गया. देन आई थॉट कि अब PhD भी होना चाहिए कि अब यहाँ तक आ गए. सो मैम मैं वही सपना लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी गई. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी कि भाई इससे तो अच्छा कुछ है नहीं और आप दिल्ली में ही रहते हो. बट कुछ चीज़ों ने मेरी बहुत आंखें खोली जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची. तो ये था मैम कि हाँ मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर एकदम आप जा रहे हो और आउट ऑफ द बॉक्स आप जा रहे हो अपना अच्छा प्रपोजल लेके और आप ये सोच के बैठे हो कि मेरा होगा, आपका हो सकता है. वहाँ पे एक डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. बट अगर आप थोड़ा सा किसी भी गाइड के साथ मिलकर बात कर रहे हो, एटलीस्ट गाइड नो कि आप कोई हो मतलब आ रहे हो. बिकॉज आई थिंक मैम अगर वहाँ 40 सीट्स हैं तो कैंडिडेट्स विल बी अराउंड 500. तो इट्स अ बिग नंबर जिसमें से उनको 40 सेलेक्ट करने हैं. एंड ऑलवेज द प्रेफरेंस इज गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. तो ऐसे केस में आई वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स टू गो एंड चेक आउट. मतलब एक बार जाएं, अपना शक्ल तो दिखाएं, हम हैं, अपना प्रपोजल लेकर जाएं. इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट येस इट्स डिफ़िकल्ट व्हेन इट कम्स टू दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़. बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी मैम यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी कोई भी अच्छी और बुरी नहीं होती है. हाँ, गाइड के अगर आप पूरी तरह उम्मीदें लगा लेंगे कि ये मेरे को मेरा पूरा पार यही लगाएंगे, मेरी नैया पार ये करेंगे, तो आप गलत है. देखिए अगर आप भी गाइड होते, आप भी वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते जिसके ऊपर आपको मेहनत कम करनी. देखो कौन बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है. गाइड्स को ऐसा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता कि अगर वो आपको PhD करा रहे हैं. सो व्हेन आई देन माई ऑप्शन केम टू Amity यूनिवर्सिटी बिकॉज मैं अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उस टाइम पे JRF की 2 साल की वैलिडिटी थी. अब तो फिर भी 3 years हो गए. And I would say one thing, I am not taking the side of any university, but the fact is कई बार आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एंटर कर जाते हो बट इट टेक्स यू ईयर्स टू कम्प्लीट योर PhD बिकॉज उनको नहीं है. तो ये एक एज Amity में मुझे रहा था कि जहाँ पर देयर मोटिव वॉज कि अगर बच्चा आ रहा है सो विद इन 3 to 4 years दे शुड बी आउट विद देयर डिग्री. एंड आई वुड टेल यू कि अगर मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि Amity यूनिवर्सिटी में मेरे ऊपर ऐसे पेजेस फेंके गए. टुडे आई ओ माई सक्सेस टू माई गाइड डॉक्टर सीमा अग्निहोत्री. एंड मैम ने मतलब मुझे वो बारीकियाँ सिखाई हैं, वो बारीकियाँ, बिकॉज उनको ये था कि कभी कोई बच्चा मेरे स्टूडेंट को ये ना कहे कि आप प्राइवेट से आए हो. इवन ड्यूरिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज़ इन वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी, आई वोंट टेक द नेम ओवर हियर, तो वहाँ पर मुझे यही क्वेश्चन पुट किया गया था कि प्राइवेटाइजेशन से आप कितने सहमत हो. बिकॉज जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी डिग्री Amity की है, तो दे ऑलवेज पुट मी दिस क्वेश्चन कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट. तो आई लिटरली माई वर्ड्स वॉज दैट यूनिवर्सिटी इज़ माई अल्मा माटर. तो आप उनको कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज जो हूँ यूनिवर्सिटी की वजह. आई डोंट थिंक सो आई एम एनी वेयर लेस दैन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स. रही बात, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी जिन्होंने सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, बट एक अच्छी जॉब के लिए आज भी वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट में नंबर ऑफ सीट्स उतना ही है. तो वही है मैम. बट आई वुड लाइक कि आप भी अपना जो गवर्नमेंट का मतलब मेरा तो ये वाला है कि आई हैव सीन बोथ द साइड्स बट यू आर इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो बच्चों को एक फेयर पिक्चर और बेटर मिल जाएगा. मैम जैसे आपने कहा कि यू वर एन एवरेज स्टूडेंट और वहाँ से जब आप वो नहीं थे और जहाँ तक आज पहुँचे हो, तो
कोई भी कुछ भी कर सकता है. मेरा केस थोड़ा सा डिफर करता है. आई वॉज अ टॉपर इन माई स्कूल. आई वॉज अ टॉपर ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरांडा एंड देन मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई was also not aware about what is NET, what is JRF. मुझे सेकेंड ईयर में पता चला एंड देन सडनली मेरे दिमाग में ये है कि नेट JRF नहीं हुआ तो आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज बहुत स्टूडियस काइंड ऑफ स्टूडेंट. तो मेरा मतलब मास्टर्स में DU में 55 लाना इज़ अ बिग डील. तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हुआ ड्यू टू सर्टेन रीजन्स. देन जस्ट बिफोर द एग्जाम आई गॉट पैरालाइज्ड. तो आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम. और फिर मुझे लगा कि मतलब मैं ये स्टूडेंट्स को मोटिवेशन के लिए भी बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स बहुत टॉपर भी होते हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आती ही हैं. देन आई कॉप अप विद दैट. मुझे लगा कि मैं मल्टीटास्कर नहीं हूँ. मैं मास्टर्स करते हुए आई कांट डू नेट और JRF नहीं हो सकता है. देन आई टुक अ ब्रेक ऑफ अ ईयर. मैंने 1 साल का ब्रेक लिया उसमें और उसके बाद आई मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टार्ट किया. फिर मैंने कहीं पे कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं किया. मैंने अपने आप को दोबारा मेंटली स्टेबल किया और मैंने सिर्फ CUH यूनिवर्सिटी में MPhil के लिए किया था अप्लाई एंड देन फॉर PhD. तो PhD में नहीं हुआ, MPhil में एडमिशन हो गया. तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, रिसर्च एटलीस्ट पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं आता है. उसके बाद फिर मैंने बाद में CUH में अगेन अप्लाई किया और मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. एंड नाउ आई कैन प्राउडली से मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंड दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में द प्रोसेसर वाज लाइक कि आप एक ही रूम में सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं. दैट वाज सो ट्रांसपेरेंट कि आपके जो पैनलिस्ट हैं वो भी वहीं हैं. आपको प्रेजेंटेशन देना है 15 से 20 मिनट का. सबसे क्वेश्चन आपको वहीं सबके सामने हर कैंडिडेट के सामने पूछे जाएंगे. तो आपको एक वो कॉम्प्लेक्शन भी आ जाता है कि यार इसका अच्छा जा रहा है, मेरा अच्छा नहीं जा रहा है. बट इट वेंट गुड एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर ऑल्सो इन UR कैटेगरी. तो जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना कि मैम PhD के लिए तो अप्रोच चाहिए होती है स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो टू मेक इट क्लियर टू ऑल दो स्टूडेंट्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अप्रोच. इफ़ यू हैव कैलिबर, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, आप सब्जेक्ट से, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने प्रपोजल बनाया था मैं उसको एक एक वर्ड मुझे पता था कि कुछ भी है, मतलब कहीं से भी पूछ लो मुझे पता है कहाँ से लिया है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया. तो दैट वाज द प्लस पॉइंट फॉर मी. वहाँ पे हो गया. सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें आप मेक श्योर करिए उसका NAC ग्रेड क्या है. अगर उसका NAC ग्रेडिंग इज अबव A, आई थिंक यू शुड फिल द फॉर्म फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एनी यूनिवर्सिटी विच इज़ नियर बाय यू या जहाँ तक आप ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज एट टाइम्स यू नीड टू मूव टू अनदर सिटी फॉर PhD. तो आप बस जाइए, NAC का ग्रेड देखिए. इफ़ इट्स A+ और A, आप बिंदास होकर फॉर्म फिल कीजिए. इट इज़ नथिंग लाइक ब्लैक एंड वाइट मैम कि ब्लैक मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बुरी होती है ना. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि वो अच्छी होती हैं या वो बुरी होती हैं. वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस कि फीस का रहता है, जो आपका फंडिंग का रहता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज आप अपनी मेहनत से अपने कैलिबर पे कहीं पे भी करते हैं. एंड मैम वहाँ पर भी अगर आपके पास JRF है तो आपके लिए फीस भरना भी इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी फेलोशिप इज अ ह्यूज अमाउंट एंड उसमें से कुछ % ही आपको एज फी पे करना पड़ेगा. इवन फॉर अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर मैम, OP जिंदल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, दीज आर द प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कहीं पर भी अप्लाई गवर्नमेंट compete भी नहीं कर सकती. तो दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज. सो ओके, दैट वाज इट. बट अब आते हैं प्रपोजल के ऊपर कि आपको PhD का अगर सेलेक्ट करना है टॉपिक, तो बड़ा सवाल है कि मैम किस तरीके से अपना टॉपिक इंटरेस्ट एरिया सेलेक्ट करें. बहुत क्योंकि एक वाइडर सब्जेक्ट होता है आपको उसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है. तो हाउ टू सेलेक्ट दैट टॉपिक? read and reread. How much you will read is going to help you to frame the best topic. And अब तो वो टाइम भी नहीं है मैम कि आपको बैग टांग के लंच पैक करके लाइब्रेरीज में जाके बैठना है, बुक्स खोलनी है. अर्लियर पीपल यूज टू ट्रैवल सो मच, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जाते थे, वहाँ प्रिंट आउट्स निकालते थे टू रीड. अब इट्स वेरी ईजी, यू सिट डाउन ऑन गूगल स्कॉलर, आप ओपन कीजिए. गूगल स्कॉलर इज़ द बेस्ट प्लेस टू एक्सेस ऑल टाइप्स ऑफ जर्नल्स. कुछ बुक्स भी मिलती हैं आपको गूगल बुक्स पे अगर आप जाते हैं. तो बेस्ट थिंग इज़ आप किसी भी फील्ड में बिलोंग करते हैं, देयर विल बी सम ऑफ द एरिया और एनी 2-3 एरियाज जो आपको बहुत फेवरेट लगते होंगे, कि आपको मज़ा आता है उसको पढ़ने में. तो आप कोशिश कीजिए जिस फील्ड में, जिस टॉपिक में आपको बहुत मज़ा आता है, आप उसको पिक कीजिए एंड ट्राई टू रिलेट इट विद द प्रेजेंट टाइम्स. जैसे अभी NEP 2020 समथिंग प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो लाइक कुछ भी करके आप पॉलिसीज से रिलेट करिए, कुछ भी करके आप उसको प्रेजेंट डे से रिलेट कीजिए. अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप सिर्फ गूगल स्कॉलर पे जाइए और टाइप कीजिए रिसर्च पेपर्स ऑन सो एंड सो एरिया. आपका फॉर एग्जांपल आपका एरिया है NEP 2020 एंड हायर एजुकेशन या पॉलिसीज इन हायर एजुकेशन, ठीक है. तो आप बस जाइए, आपके पास अराउंड
20-30 पेपर्स तो बहुत ईजिली ओपन हो जाएंगे. एंड ट्राई टू गिव दैम रीडिंग एनी 5-6 पेपर्स. आप उनको रीड करेंगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि मार्केट में अभी तक क्या हो चुका है. मैम ये सिमिलर चीज़ है, अगर आपके घर में शादी है, आप क्या पुराने कपड़े पहनोगे मैम? नहीं पहनोगे ना. और आप उसके लिए इंस्टाग्राम की रील सर्च करोगे. इट्स सो ईजी टू सर्च एन इंस्टाग्राम रील. ठीक है, ठीक उसी तरह आप भाई मार्केट में जाके शॉपकीपर से पूछोगे भैया बताओ इस समय लेटेस्ट क्या चल रहा है. वो सब कुछ आप समझ लीजिए आपको गूगल स्कॉलर पे करना है, बिकॉज आउटडेटेड होना आज की डेट में कोई पसंद नहीं करता. एंड आज जो आप काम करेंगे बेसिकली मार्केट में तो 5 साल बाद आना है. तो आपका काम आज से 5 साल बाद भी प्रैक्टिकल और यूजफुल रहे. सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स. एंड आई स्टिल रिमेंबर मुझे जामिया में उन्होंने जस्ट जैसे हर किसी के इंटरव्यू के बाद देखो कुछ फीडबैक मिलता है. सो दे सेड टू मी, टू द इंटायर बंच ऑफ कैंडिडेट सिटिंग ओवर देयर, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि आपकी स्टडी अगर पुरानी भी है, अगर आप मान लीजिए 10 साल पुरानी स्टडी भी कुछ करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप ये देखो वो 10 साल पुरानी स्टडी आज की डेट में कितनी सिग्निफिकेंट है, रेलिवेंट है, तो आप उसको कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप पुरानी कोई चीज़ नहीं कर सकते हो. लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल जेंडर को लेते हो तो जेंडर इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक, बट हम ये तो देख सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी आने के प्रॉस तो सबने स्टडी करी है. व्हाट अबाउट द कॉन्स, कि क्या ड्रॉबैक्स है, क्या जेंडर इक्वालिटी 100% हेल्प कर रही है, या कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी आने की वजह से वी आर सीइंग देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. तो ठीक इसी तरह आपने अगर कोई पुराने टॉपिक को आज की डेट में पिक किया है, ट्राई टू गिव इट अनदर एंगल. तो क्या कहते हैं ना, काला चश्मा है तो उसको वाइट चश्मा बना के देखो. आपको उसको थोड़ा सा एंगल चेंज करना है तो वो तभी पता लगता है. लाइक आपके PhD मेंटोरशिप में भी बताया गया था, रीड एंड रीड. आप कभी भी ये नहीं कह सकते मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, बिकॉज बहुत सारा कुछ नहीं होता. आप जब भी पढ़ोगे आपको कुछ पता ज़रूर लगेगा. सो वन ऑफ द थिंग्स आई वुड से इज डू अ थरो रीडिंग फॉर एटलीस्ट 6 to 7 पेपर्स रिलेटेड टू योर फेवरेट एरिया. मैंने जब अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था PhD का, जैसे मैंने बताया कि मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक लेके आते जो, और मेरा जेंडर में इंटरेस्ट था बिकॉज ऑफ नेचुरल ऑब्वियस फैक्ट्स के हम बचपन से वो चीज़ें देखते हैं, तो इंक्लिनेशन था टूवर्ड्स कि मुझे जेंडर पे ही काम करना है. एक देयर इज़ अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम इन हरियाणा, ब्राइड माइग्रेशन, के जहाँ पे दूसरी स्टेट से ब्राइड्स को लेके आते हैं. तो आई थॉट कि मैं ये टॉपिक चूज़ करती हूँ, और मैंने कहीं से मतलब सर्च वर्च करके उस पर खूब पढ़ा, खूब मैंने मतलब रिसर्च किया. अब अगला मेरा क्वेश्चन भी यही है इवन आपसे कि हाउ टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप्स. आपने लिटरेचर रिव्यू फाइंड आउट कर लिया, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स फाइंड आउट किए, और उसमें किस टॉपिक पे कि आप पे काम हुआ है ब्राइड माइग्रेशन पे, बट कौन सा ऐसा टॉपिक जो अभी अनटच्ड है उसके अंदर, जिस पे अभी काम नहीं हुआ है. तो मैंने वो कई सारे आर्टिकल्स और हर आर्टिकल को क्रिटिकली एनालाइज किया कि उसके अंदर कौन सा अभी ऐसा गैप एरिया है, कौन सा रिसर्च जिस पे काम हो सकता है और इस आर्टिकल में उसकी बात नहीं की गई है. तो दैट्स हाउ आई मेड अप माई प्रपोजल. और वो अलग बात है कि बाद में जाके, और ऐसा भी मैं स्टूडेंट्स को बोल दूँ कि डोंट थिंक कि आपने एक बार टॉपिक फाइनल कर लिया तो इट वुड बी फाइनलाइज्ड, क्योंकि आप लेके जाते हो वो इंटरव्यू में, सिर्फ वहाँ पे पैनल ये देखता है कि आपको कितनी बेसिक नॉलेज है रिसर्च की, आपने जितना लिखा है वो कॉपी पेस्ट नहीं किया, आपको समझ होनी चाहिए. तो देर आर 70-80% चांसेस कि वो उसको चेंज करा ही देते हैं वो अपने आप के. Majority of the cases में तो आपका चेंज होता है. एंड इफ यू आर वेरी यू नो मतलब दृढ़ निश्चय आपका कि मुझको करना है, यू आर वेरी डेडिकेटेड फॉर द टॉपिक, तो आप अपने गाइड को कन्विंस करते हैं, तब भी उसमें 20-30% चेंज रहता है. उसमें सिर्फ आप नहीं रिसर्च करते ना, आपके गाइड भी रिसर्च करते हैं. एंड इनिशियल 6 months में तो आपका कोर्स वर्क होता है, तब तक वैसे ही आपको 6 months इसीलिए दिए जाते हैं कि यू सिट डाउन एंड डिस्कस विद योर गाइड. कोर्स वर्क के साथ साथ आप अपने टॉपिक को फाइनलाइज करते हैं. तो इट्स अराउंड अबाउट 8 months के बाद जाके कहीं एडमिशन के 8 months बाद आपका टॉपिक जो है वो फाइनलाइज होता है. सो आई थिंक यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू चेंज द थिंग्स. बट प्रैक्टिकली मैम मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, स्टूडेंट्स जितना डीपली आप UGC नेट में, आई थिंक पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड आप सब पढ़ते हैं, एंड फॉर माई सब्जेक्ट मैम रिसर्च एक पेपर 2 में भी यूनिट है. सो आई थिंक जितना थरोली एंड डीपली हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो यू पीपल शुड फेस एनी प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द प्रपोजल प्रेजेंटेशन. तो इसमें बेसिकली रिसर्च प्रपोजल में सर्टेन कुछ थिंग्स हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू आपका रहेगा, रिसर्च गैप रहेगा उसके बाद में, देन आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स उसके ही पर्टिनेंट आपका रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस. बेटर टू कीप इट वन, आप एक ही रखो तो ज़्यादा सही रहेगा, रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस. एंड वन थिंग टू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, जाने से पहले एक बार चेक कर लो, बिकॉज कई बार होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग होता है, और उनका प्रपोजल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर
19-20 डिफर करता है, तो बेटर टू चेक इट वंस बिफोर टू गो फॉर इंटरव्यू, वो पहले एक बार चेक कर लो. देन लिमिटेशंस, सिग्निफिकेंस, यूनिवर्स ऑफ स्टडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेथड्स एंड टूल्स यूज कर डालना मत भूलना, बट डोंट बी ओवर स्मार्ट इन दैट. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी लिखो वो आपको पता होना चाहिए, थॉरली पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब हम इंटरव्यू देने चले गए. अब इंटरव्यू में किस किस चीज़ के लिए बेसिक प्रिपेयर होके जाना है, पहले थोड़ा सा मैं ही बता देती हूँ इस पर, कि मुझे लगता है कि आपको रिसर्च मेथड और टूल जो आप होने चाहिए उसका आपको पता होना चाहिए. बिकॉज एज वी डिस्कस्ड देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि टॉपिक आपका चेंज हो सकता है, बिकॉज दैट्स अ 2-way प्रोसेस. वो आपका गाइड का भी इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिसर्च का कितना नॉलेज है, तो वो उसको लेके आपको ज़रूर प्रिपेयर होके जाना चाहिए. आपका बेसिक प्रोफाइल आपको प्रिपेयर करके कहाँ से क्या किया है दैट शुड बी, और आपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में कोई आपने और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिकॉज पैनल ये भी देखता है कि आप कितना एक्टिव रहे हो, वो चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है. एंड रिगार्डिंग योर प्रपोजल, मेन आपका जो प्रॉब्लम एरिया है वो क्यों फाइंड आउट किया. अगर आपका कोई यूनिवर्स ऑफ स्टडी, फील्ड स्टडी है, वो आप लोगों को मतलब आपको क्लियर होना चाहिए. ये नहीं फिजिबिलिटी कि सर मेरे घर के पास था ये डिस्ट्रिक्ट तो मैंने चूज कर लिया. बिकॉज मैंने सीयू राजस्थान में, मैम आई हर्ड दिस कि किसी लड़की से पूछा गया कि आपने ये पर्टिकुलर फील्ड क्यों चूज किया, तो बोला मैम कन्वीनियंट था बिकॉज घर के पास था. तो दैट्स नॉट द वे हाउ यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन. वो आपका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने कोई भी फील्ड चूज़ किया, या तो वहाँ पे अभी तक वो काम नहीं हुआ है, या देयर आर लॉट ऑफ गैप्स इन दैट रीजन, तो वो आपको फाइंड आउट और जस्टिफिकेशन के साथ आपको जाना है. मैम इसके अंदर मैं यही ऐड करूंगी, लाइक मैम हैज टोल्ड यू द लॉट ऑफ डीप थिंग्स. मैम ने आपको बताया कि अगर आप अपना कोई आंसर दे रहे हैं, आपको लग रहा है ये मेरी कन्वीनियंस है, उसको प्रेजेंट ऐसे करो कि वो आपकी कन्वीनियंस नहीं है. इट शुड बी वेरी फॉर्मल वे. वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं जिनको आप कुछ भी कह दोगे. सो पॉइंट इज़ कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है या क्वान्टिटेटिव है. दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वेश्चंस. और वो आपसे ये पूछते हैं कि आप ये किस बेसिस पर जज कर रहे हो कि आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है या क्वान्टिटेटिव है. उसमें आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि मैं टूल्स, अगर आपके टूल्स में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है, आप ट्रू एंड फॉल्स कर रहे हो, या आप खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हो, इट विल बी मोर ऑफ मतलब क्वांटिटेटिव, क्योंकि आपने वहाँ पे टू द पॉइंट आप स्कोर्स ले रहे हो, आप अचीवमेंट चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास डेटा नंबर फॉर्म में है. और अगर आप मान लीजिए इंटरव्यूज़ लेंगे, फीडबैक्स लेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च रहता है. तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि इज़ इट अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड, एंड वाई. बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो उनका मानना है आप सबको पता होती है, क्योंकि आप यूजीसी नेट का पेपर दे के आ रहे हैं. अब तो चीज़ें और ज़्यादा स्मूदन हो चुकी हैं, बिकॉज आपको यूजीसी नेट के पेपर के बेसिस पर ही आपका एडमिशन का क्राइटेरिया आ चुका है कि अगर आपका स्कोर है तो आपको प्रपोजल के लिए बुलाएंगे, वरना नहीं बुलाएंगे. सो वन थिंग इज़ दिस. सेकेंडली, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं. मान लीजिए आपने 3 भी बनाए हैं, आप ये नहीं करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव में टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ NEP ऑन हायर एजुकेशन, टू स्टडी द इम्पैक्ट अगेन, फिर तीसरी बार भी आप इम्पैक्ट, आप मैम सेम एक्शन वर्ड को ये बार बार रिपीट करते हैं. सो दिस इज़ अनदर बिग मिस्टेक. अगर आप एक जगह इम्पैक्ट लिख रहे हैं, दूसरी जगह कोशिश कीजिए आप एनालाइज वर्ड यूज़ कर लीजिए, तीसरी जगह आप इफेक्ट कर दीजिए या क्रिटिकल एनालिसिस कर लीजिए. मेक श्योर आप हर ऑब्जेक्टिव में एक्शन वर्ब को ज़रूर चेंज करें, बिकॉज क्या होता है कि वो बोलते हैं कि साफ पता लगता है कॉपी पेस्ट मारा गया. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आप अपने पूरे रिसर्च प्रपोजल में जो भी लिखें, आप प्लीज़ उससे अवेयर रहिए. एंड रही बात सैम्पल की, स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, मैं 1000 लोगों पे सैम्पल ले रहा हूँ, मैं तो कर लूँगा, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में जोश बहुत होता है. बट जब आप सोचिए, आप पैनल को बोलेंगे मैं तो 1000 बंदों पे कर लूँगा, मतलब पैनल इज ऑल्सो गोइंग टू आस्क यू आपको 1000 लोग कहाँ से मिलेंगे. सो ट्राई नॉट टू एक्सीड द नंबर बियॉन्ड 500, 400, 300, 500, बिकॉज नंबर बाद में भी चेंज हो जाएगा. बिकॉज ये कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो बहुत बच्चे कर देते हैं जोशबाजी में, बिकॉज उनको उस समय नहीं आइडिया. एंड लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, ट्राई नॉट टू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स एट दैट पॉइंट, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप फंसना, मतलब हर कोई फंस सकता है. इट्स वेरी इजी, क्योंकि टेस्ट कौन सा लगा रहे हो, पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक है, टी क्यों पिक किया, नोवा क्यों नहीं पिक किया. सो ट्राई टू अवॉइड द स्टैट्स पोर्शन, बिकॉज वहाँ आप ज़रूर फंसोगे. ये एक ऐसी चीज़ है क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल तक जा सकते हैं और वो हम बच्चे नहीं कर पाएंगे. वो आपको अगर क्वांटिटेटिव में, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आपका जो मेथड्स एंड टूल्स रहते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्वालिटेटिव कर रहे हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो. तो उसके हिसाब से उसी के पैरेलली आपको मेथड्स एंड टूल्स सजेस्ट करने हैं. और जैसा मैम ने बोला कि अगर आप कर भी रहे हो क्वांटिटेटिव, आपका इंटरेस्ट भी है, तो बेटर टू चूज इट वंस यू गेट एडमिटेड इन द PhD, क्योंकि आप वही टाइम पे ओवर स्मार्ट के
कि मैं तो अरे ये वाला लगा दूंगा टूल, ये वाला लगा दूंगा, तो फिर तो धरे जाओगे वहां पे। बिल्कुल पकड़े जाओगे। एंड द मोमेंट यू से आई एम डूइंग एन इंटरव्यू एंड यू आर राइटिंग क्वांटिटेटिव, वहाँ दोनों चीज़ों का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। उसके पैरेलल ही होना चाहिए। इसलिए मैम मेक श्योर आप अपना प्रपोजल प्रेजेंटेशन देने से पहले अपने प्रपोजल को एटलीस्ट अपने किसी भी, चाहे सीनियर से कह लीजिए या अपनी अब जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं अपनी वहाँ की फैकल्टी से या इवन हम लोगों से, आप एक बार उसको क्रॉस चेक ज़रूर करा लीजिए। सैम्पल साइज को और एक क्वालिटेटिव में ट्राई टू कीप इट बिलो 100 मैं बोलूंगी, क्योंकि क्वालिटेटिव में इन डेप्थ फोकस ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, उसमें फिर आप ज्यादा लंबा नहीं, बड़ा सैंपल नहीं कर पाते। क्वांटिटेटिव में यू कैन स्ट्रेच इट टू अप टू 500, वो उतना आपका जा सकता है। चलो, सो दैट वाज इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अब जो भी क्वेरीज थे स्टूडेंट की, कैसे इंटरेस्ट एरिया को चूज करे, क्या टॉपिक, और सबसे बड़ा क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड एक चीज़ और है मैम कि अगर आप रिसर्च प्रपोजल लेके चाहते हो फॉर प्रेजेंटेशंस, सो अगर आपका ड्रॉप ईयर आता है तो प्लीज़ ट्राई कि इस बीच में आप कोई ना कोई रिसर्च पेपर ज़रूर लिखें। अगर ये ड्रॉप एरिया नहीं आता, ड्रॉप ईयर नहीं है, मतलब अगर इन कंटिन्यूएशन आप एडमिशन ले रहे हो जस्ट आफ्टर योर मास्टर्स, तब ये इतना मैटर नहीं करता है। बट अगर आप पूरा 1 साल खाली बैठ रहे हो, सो दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाई डिडंट यू ट्राई समथिंग एल्स। तो आप कह सकते हो इस बीच में मैंने कोई रिसर्च पेपर लिखा है। एंड नाउ तो मैम गाइडलाइंस बहुत ईजी हो चुकी है, आप लोगों को पीयर रिव्यूड में भी लिखने के उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं। एंड सेकेंडली आपका अब ऐसे लिमिटेड नहीं है, यू कैन इवन गो फॉर सोशल वर्क, एनजीओ वर्क। तो मेक श्योर आप कभी भी, अगर आपका ड्रॉप ईयर भी है, आप 1 साल प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसको वेस्ट ना होने दें। किसी भी सोशल वर्क, सोसाइटी वर्क में जाइए। अगर आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके किसी मॉडल को वहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट डू नॉट सिट आइडल कि मैं बस बैठ के प्रपोजल बना रहा हूँ। एंड इट इज गिव 2 months फॉर योर रिसर्च प्रपोजल। लैब क्रिएट हो जाता है कि एक बार आ गया तो फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी उतनी, फिर वो 1 साल का और गैप लग जाएगा। तो दिस थिंग्स फिर मतलब चलती रहती हैं वो चीज़ें। तो आई होप हम लोगों ने बाकी आंसर्स दे दिए। एंड वन थिंग टू मेक यू क्लियर कि आप पीएचडी ये मत सोचना कि चलो इंपॉर्टेंट है तो आसान होगी, आसान कुछ नहीं होता है। आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, यू वांट टू गेट सक्सेस, यू वांट टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम अदर्स, तो आपको वो चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आप अगर किसी लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो जर्नी कहीं भी किसी की भी आसान नहीं होती है। सो फॉर पीएचडी ऑल्सो ये कभी भी आसान नहीं है। रादर देन मैं तो बोलूँगी रिसर्च जर्नी ये एक आपकी मेंटल ट्रेनिंग है कि आप बहुत ज़्यादा मैम सेम थिंग है मैम। अगर आप घर में भी रहते हो तो देयर आर डेज व्हेन योर पेरेंट्स आर गोइंग टू स्कोल्ड यू, देयर आर डेज व्हेन योर हस्बैंड वाइफ आर नॉट सिटिंग टुगेदर, दे आर नॉट हैविंग अ गुड मूड टुडे। सिमिलरली मैम जब आप इस फील्ड में एंटर करते हो, इट्स लाइक फॉर 5 years यू आर फिक्स्ड, यू आर अटैच टू अ पर्सन जो आपके लिए गाइड है। अब गाइड के अपने सर्टेन रोल्स रहते हैं जिसके, देखो मूड स्विंग्स किसी के भी हो सकते हैं, उन पे किस चीज़ का प्रेशर है, यू नेवर नो देयर कप ऑफ टी और देयर साइड ऑफ स्टोरी। तो ऐसा बहुत बार होगा कि जब आपकी और आपके गाइड के बीच में एक कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी जिस दिन, तो देयर विल बी, विल फील लाइक कि यार छोड़, मुझे करनी नहीं है। कई बार क्या होता है मैम, आई हैव सीन जनरली गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो इनिशियल स्टेज में इनरोल कर लेते हैं, बट इन द मीन वाइल वो उनकी शादी हो जाती है, सम ऑफ देम गेट प्रेगनेंट, बेबी होता है, तो उस दौरान देयर इज अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस। तो यू फील लाइक आई शुड स्टॉप इट, आई शुड गिव मोर टाइम टुवर्ड्स माई फैमिली। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। तब भी मैं कहूँगी कि हमेशा लगे रहो, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 में कंप्लीट हो जाएगी। 8 इज़ द मैक्सिमम टाइम यू कैन गेट दी एक्सटेंशन, मिल जाता है आपको। तो कभी भी ये मत सोचिए कि इस पूरी जर्नी में इट्स ऑल दी हैप्पी टाइम्स एंड गुड टाइम्स। इट इज़ फुल ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रगल, पेशेंस, कामनेस। देखो आप कुछ काम करके ले जा रहे हो, आपकी DRC मीटिंग है, डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, फिर आपकी बाहर से भी आते हैं, आपके एक्सटर्नल्स भी आते हैं आपके रिसर्च प्रपोजल को चेक करने के लिए। सो देयर विल बी लॉट of corrections, there will be lot of errors जो आप करोगे, but it's the process, it's the course of the process। तो कभी भी उसको लेके बहुत ज़्यादा सेंटी मत हो जाओ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। एंड जब आप बाहर निकलोगे ना, यू विल सी दैट यू आर अ यू आर अ न्यू पर्सन, फुल ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ नॉलेज, बिकॉज आपको बहुत बारीकियों से चीज़ें बताई जाती है जो आपको पहले से भी बेटर इंसान बनाती है।
पेशेंस सीख जाते हो एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन जो Right. आप आउटर सोसाइटी में डील करते हो लोगों के साथ में, दैट इज द ट्रेनिंग फॉर दैट. एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है मैम जब इतनी सारी मीटिंग्स में आप अपने प्रपोजल की प्रेजेंटेशंस देते हो, आप अपनी पीएचडी थीसिस के छोटे छोटे काम की प्रेजेंटेशंस होती हैं आपकी रेगुलर, हर मंथ आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो यू डेवलप लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू प्रेजेंट योर मटेरियल इन अ वेरी डिफरेंट वे. इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रेजेंट द पेपर्स इन कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स ऑल्सो. थैंक यू मैम. और हम इस तरीके के और भी पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे जिसमें आपको करियर के आगे कैसे लेके जाना है और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके लिए. एंड दैट वाज इट फॉर द डे. थैंक यू.